नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका वाईफाई स्टडी में। आज के सेशन में हम 100 क्वेश्चन 100 MCQ देखेंगे। मिक्स क्वेश्चन है इसमें, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, करंट अफेयर, साइंस, सारे क्वेश्चनों को कवर किया गया है। हर क्वेश्चन में आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे आप अपना आंसर गेस कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन में, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक है। तो किसी भी देश का आर्थिक विकास का सबसे अच्छा संकेतक क्या हो सकता है? प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, कैलोरी की खपत, महिला सशक्तिकरण। तो आर्थिक विकास के लिए सबसे अच्छा संकेतक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम में 2021 की कक्षा के पहले सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? टाइगर वुड्स को 2021 में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में टाइगर वुड्स। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? यानी अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 2000 में। ठीक है, आप आंसर गेस कर रहे होंगे। देखना कितने सही होते हैं आपके। निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? क्वेश्चन बोल रहा नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं? अर्धसंघीय अधिकारों का विभाजन, मौलिक अधिकार। तो ये तीनों तो है ऊपर वाले, ये चौथा नहीं है, अभिजात वर्ग। ये अपनी संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस भारत सरकार का अधिनियम ने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी? कौन सा भारत सरकार अधिनियम है जिसमें निर्वाचित का प्रतिनिधित्व की अनुमति दी विधायिका में, संसद में? तो कौन सा अधिनियम था? यह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, जिसे हम पार्लियामेंटो अधिनियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय रस में निहित एंजाइम पाचन में मदद करते हैं। यानी अग्नाशय रस के अंदर जो एंजाइम है वो पाचन में मदद करते हैं। किस किस का पाचन करते हैं वो? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो वो तीनों का पाचन करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से उच्च विलय सांद्रता के क्षेत्र में कम विलय सांद्रता के क्षेत्र में विलय कणों को प्रसार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अर्धपारगम्य झिल्ली में माध्यम उच्च विलय की सांद्रता कम विलय की सांद्रता की ओर जो प्रसार करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रासरण, ऑस्मोसिस, प्रासरण कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए बनाए गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में जारी सिपरी शस्त्र निर्यात सूची में भारत की रैंक क्या है? यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। सिपरी शस्त्र निर्यात में भारत की रैंक क्या है?
भारत की रैंक है 23। अगला क्वेश्चन है, यदि एक ग्राम पंचायत को भंग या विघटित कर दिया जाता है तो अगले चुनाव की अवधि के भीतर क्या किया जाता है? मतलब कि अगले चुनाव को मतलब कितने टाइम के अंदर तो अगले चुनाव किए जाएंगे? तो ये होगा 6 माह के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा चुनाव हो जाते हैं पंचायत के अंदर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देश सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का कौन से आर्टिकल में इनका उल्लेख है? तो इनका उल्लेख है कौन सा? भाग 4 में। भाग 4 में कौन से अनुच्छेद में? 36 से 51 तक है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। और ये कहाँ से ले गए? ये ले गए आयरलैंड से। पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयरलैंड से। ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से ले गए? आयरलैंड से ले गए। कौन से भाग में? भाग 4 में। अनुच्छेद कौन से? 36 से 51। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसका उपयोग अपशिष्ट पदार्थ को अलग करके किसी व्यक्ति के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है? यानी कि जो ब्लड को साफ करने की जो प्रक्रिया की जाती है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है? उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, धमनियों और नसों को बेहद सक्रिय नलियों के एक नेटवर्क द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है भाई? सीव ट्यूब, केशिकाएं, वेना कावा, वाल्व। तो धमनियों और नसों को बेहद सक्रिय नलियों के नेटवर्क द्वारा जोड़ा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है केशिकाएं। क्या कहा जाता है? केशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडहर बताते हैं कि ये शानदार और सुव्यवस्थित थे। यानी कि उनके क्या थे? मतलब कौन से शहर थे? कृषि शहर थे, धार्मिक शहर थे, व्यापारी शहर थे? तो कौन से शहर थे? वो थे व्यापारी शहर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिहार में बोधगया में पहला महाबोधि मंदिर निम्नलिखित में से किसने बनवाया? कौन से राजा ने बनवाया था महाबोधि का मंदिर? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन? तो कौन सा राजा बनाया था? वो बनाया था अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों या स्मारकों में से किसने भारत में निर्माण और अलंकरण के इस्लामी सिद्धांतों को नियोजित किया? तो इस्लामी सिद्धांतों को नियोजित कौन करता है? कुतुब मीनार। फर्स्ट ऑप्शन से भी इसका आंसर कुतुब मीनार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लासी की लड़ाई मतलब कौन से सन में हुई थी? ब्रिटिश इंडियन कंपनी बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। तो बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। और ब्रिटिश का कौन था? ब्रिटिश का था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। ये कब लड़ी गई थी? ये लड़ी गई थी, प्लासी का युद्ध था 23 जून 1757। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका आंसर। 23 जून 1757 को प्लासी की युद्ध लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में 1956 में राज्य का पुनर्गठन का आधार क्या था? यानी कि राज्य का जो पुनर्गठन हुआ था वो कौन किस आधार पर किया गया था? धर्म, जाति, भाषा, ये सभी? तो ये क्वेश्चन तो आता होगा ऑलमोस्ट सभी को। इसका आंसर हो जाएगा भाषा के आधार पर। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और पहला राज्य कौन था? पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। फर्स्ट राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक खाद्य श्रृंखला से शुरू होती है जो भोजन का मूल स्रोत है। यानी भोजन का जो मूल स्रोत है कहाँ से स्टार्ट होती है? पारिस्थितिकी तंत्र की। सेप्रोफाइट्स, शाकाहारी, परजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रत्येक खाद्य श्रृंखला शुरू होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोड्यूसर, यानी परजीवी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? परजीवी, प्रोड्यूसर।
नेक्स्ट, ये प्रिजीव नहीं आएगा यहाँ पर, इसका इंग्लिश तो सही है, प्रोड्यूसर, उत्पादक, उपभोक्ता बोलते हैं उनको, क्या बोलते, उत्पादक बोलते हैं, उपभोक्ता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम खनिज का उत्पादन नहीं है? क्वेश्चन बोल रहा नहीं है नहीं है, इनमें बहुत फर्क है। पहले क्वेश्चन को चित्र पढ़ लिया करो, नहीं है या है पूछ रहा है। तो डिगबोई असम में है, बॉम्बे हाई मुंबई, नर्मदा नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा। तो कौन सा नहीं है? नर्मदा नदी का डेल्टा, क्योंकि नर्मदा नदी डेल्टा बनाती ही नहीं है, तो ये तो वैसे गलत होएगा, यानी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? डल झील, पुलिकट झील, वोल्लर झील। तो सबसे बड़ी झील ताजे पानी की है वोल्लर झील, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है? बाइनरी सिस्टम का किया जाता है, जिसमें कोड चलता है 0-1। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जांच चेले समिति द्वारा की जानी थी? यानी चेले समिति के द्वारा कौन सी चीज, किस क्षेत्र की जांच की जानी थी? केंद्र राज्य संबंध, औद्योगिक बीमारी, टैक्स या इंश्योरेंस। तो इसकी खोज की जानी थी, टैक्स की जानी थी, चेले समिति द्वारा टैक्स की खोज की जानी थी, जांच की जानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, सन 1928 में सीवी रमन इफेक्ट की खोज किस क्षेत्र के लिए संबंध थी? वो कौन क्षेत्र संबंध रखती? प्रकाशिक चुंबकत्व, ध्वनि, ऊष्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाशिक। प्रकाश की प्रकीर्णन के लिए तो मिला था उनको सीवी रमन, नोबेल पुरस्कार जो मिला था 1928 में। ठीक है, हमें प्लास्टिक बैग, बोतल आदि का उपयोग कम करना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि वे टिकाऊ नहीं है, वे गैर बायोडिग्रेडेबल है, विषाक्त पदार्थ के बने होते हैं। तो वे क्या है? गैर बायोडिग्रेडेबल है। गैर बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है उनका? वो नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, गैर बायोडिग्रेडेबल है, यानी पर्यावरण के लिए वो नुकसानदायी है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का कितना % उपयोग करते हैं? यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनाते हैं तो उस टाइम उनको सूर्य की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, तो उस सूर्य की ऊर्जा का कितना % अपने उपयोग में लेते हैं? तो कितना लेते हैं? वो लेते हैं 1%, मात्र 1% लेते हैं। ठीक है, 1%। निम्नलिखित में कौन सूरज की पराबैंगनी किरणों के लिए मनुष्य के अत्यधिक संपर्क का निष्कर्ष हो सकता है? यानी कि पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग हो सकता है? तो कौन सा हो सकता है? पेप्टिक अल्सर, नेत्र रोग जैसे मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, बी सी। तो नेत्र रोग हो सकता है, हो जाएगा, और एक त्वचा कैंसर, इन दोनों। इसका आंसर सही, क्या आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है ना, बी ओ सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बी ओ सी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में, मतलब किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? जो ट्रेनर होता है उनको दिया जाता है। तो ट्रेनर कौन होता है? स्पोर्ट कोच, खेल कोच होते हैं, उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? वह है कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा इसका, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसे शैलेंद्री वनम के नाम से भी जाना जाता है? तो शैलेंद्री वनम के नाम से किसे जाना जाता है? शैलेंद्री वनम के नाम से जाना जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को जाना जाता है।
इसको क्यों जाना जाता है वो भी देख लो आप। साइलेंट वैली नेशनल पार्क को पहले सैन्य नाम जाना जाता था, जो पांडवों की पत्नी द्रौपदी का दूसरा नाम है। इसके अलावा यहाँ एक नदी है जिसका नाम पांडवों की माँ कुंती के नाम पर है। एक अंग्रेज उपनिवेश समय में इसकी अछूती घाट को खोजा था, तो उन्होंने पाया कि जो अंधेरा होने के बाद इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती। इसकी एक बहुत ही खूबी है। इस घाटी की खूबी क्या है, इसलिए इसको नाम साइलेंट वैली नाम इसलिए पड़ा इसका नाम। ठीक, इस घाटी के अंदर जैसे अंधेरा तो इसके बाद कोई आवाज़ नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है 31। गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक की पुस्तक किसने लिखी? तो माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक पुस्तक कौन लिखा था भाई? ये लिखी गई है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, जो राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सार्क पहला शिखर सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो सार्क का मुख्यालय तो आपको पता है काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय था, लेकिन इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह होता ढाका बांग्लादेश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व स्तरीय हथियार उत्पादन इकाई पुंज लॉयड डिफेंस सिस्टम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया था? तो पुंज लॉयड डिफेंस सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये किया गया था मालनपुर। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकिरण विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन टू ओजोन? निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण ओजोन के लिए वायुमंडल ऑक्सीजन के रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा है? अल्ट्रावायलेट आ जाएगा। अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पाकिस्तान की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी? ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछ रहा है पहले विदेश मंत्री पूछ रहा है। तो पाकिस्तान की पहली विदेश मंत्री कौन थी? ये थी हिना रब्बानी खान। कौन थी? हिना रब्बानी खान, विदेश मंत्री पाकिस्तान की। नेपाल में गंडक नदी को किस नाम जाना जाता है? तो नेपाल के अंदर गंडक नदी को किस नाम जाना जाता है? नेपाल में गंडक नदी को जाना जाता है नारायणी के नाम से। किस नाम जाना जाता है? नारायणी के नाम जाना। गंडक नदी को किस नाम जाना जाता है नेपाल में? तो ये जाना जाता है नारायणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान देता है? यानी कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आय में सबसे योगदान देता है? कौन सा देगा भाई? बताओ देखिए। बैंकिंग क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, नन ऑफ दिस। तो इन तीनों में से कोई सा नहीं देता है। क्यों? सबसे बड़ा योगदान देता है सेवा क्षेत्र, सेवा सर्विस जो होती है वो सबसे बड़ा योगदान उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में? तो केरल के अंदर कौन सा है? मोनोजाइट। कौन सा है? मोनोजाइट, जो किसका है? इसका थोरियम का है इसका। ठीक है, देख लो आप, साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसमें, जीके के भी आ रहे हैं, सब क्वेश्चन सारे मिक्स क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं ना, उस तरीके हिसाब से इनको क्वेश्चनों को सेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, वह पदार्थ जो ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। ओजोन परत के क्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है कौन सा है? CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये ओजोन को नष्ट करती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, निश्चित दिए गए खास श्रृंखला में यदि हिरण को गायब है तो क्या होगा? मतलब अगर हिरण को गायब कर दे तो क्या होगा? हिरण को गायब कर देंगे तो हिरण क्या होगा? घास खाना बंद कर देगी, तो घास की वृद्धि हो जाएगी, ये बढ़ने यानी घास बढ़ जाएगा।
घास की मात्रा बढ़ जाएगी। अब घास की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, घास की मात्रा बढ़ जाएगी और टाइगर की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि टाइगर को क्या चाहिए, बाघ क्या खाता है, बाघ खाता है हिरण को, तो हिरण हिरण कम हो गया तो बाघ ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे ना, सीधी सी बात है। तो इसका आंसर सही ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाघ की आबादी कम हो जाती है और घास की आबादी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि बाघ तो हिरण को खाएगा, घास थोड़ी खाने लग जाएगा। तो जब खाना कम होगा तो ऑटोमेटिक बाघ वैसे मरने लग जाएंगे, ठीक है। बाघ की आबादी कम हो जाती है और घास की आबादी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीरो और सचिन रमेश तेंदुलकर जीवनी के द्वारा लिखी गई थी। सचिन रमेश तेंदुलकर किसने लिखी थी, ये लिखी थी अपने देवेंद्र प्रभु देसाई ने। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा, देवेंद्र प्रभु देसाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस प्रकार का न्याय नहीं कहा, प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय नहीं कहा गया है, लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो लोकतांत्रिक नहीं है, ये तीनों है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है, लेकिन लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये मनाया जाता है 11 मई को, 1 मई को मनाया जाता है लेबर डे, 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू, ठीक है, तंबाकू डे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है, यानी वेतन और भत्ते कौन से अनुच्छेद में, दूसरी अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में, दूसरी अनुसूची में। पहले अनुसूची में क्या देगा, पहले अनुसूची में देगा 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में दे रखा उल्लेख है, और चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन से 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। तो कौन से वेदों को कहा जाता है वेदत्रयी, ये कहा जाता है पहले 3 ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर माना जाता है ऋषभदेव को, पता है आपको, ये फर्स्ट है, ये 24वां है महावीर स्वामी, और पार्श्वनाथ ये 23वां है, ठीक है, ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, GP3 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। GP3 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। तो GP3 रेस जीतने वाले पहले भारतीय अर्जुन मैनी, कौन है, अर्जुन मैनी। अर्जुन मैनी बार्सिलोना में सर्किट डी कैटालोनिया में GP3 रेस में जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीजाणु गठन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। तो बीजाणु गठन द्वारा प्रजनन नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, बीजाणु गठन द्वारा प्रजनन नहीं होता है, खमीर कवक, ईस्ट फंगस। ठग के उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से था। ठग के उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से था, लॉर्ड कार्नवालिस। कौन था, लॉर्ड, सॉरी, ठग उन्मूलन का संबंध किस गवर्नर जनरल से था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग।
निम्नलिखित में कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा नहीं है? वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, अरावली पर्वत नहीं है, यानी सबसे प्राचीन पर्वत माना जाता है अरावली पर्वतमाला को। तो आधे 51 क्वेश्चन हो चुके हैं और 51 हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखना सेशन को। और जो भी स्टूडेंट देख रहा है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हम जो भी अच्छा कंटेंट लेके आए आपको मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। आपको एक सब्सक्राइब करना है और एक लाइक करना है, शेयर करना है। शेयर करने में क्या जाता है आपको यार, शेयर कर दो यार। जितने भी ग्रुप है, आप व्हाट्सअप चलाते हो, इतना चलाते हो, 2 सेकंड का काम है। शेयर करने में आपको क्या जा रहा है? हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप इतना सा काम नहीं कर सकते। आपके सपोर्ट की वजह से तो हम आगे वीडियो लाएंगे हम, ठीक है दोस्तों। तो शेयर कर दो और लाइक कर दो, फिर बाद में आप वीडियो देखो। किसे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में माना जाता है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की दुनिया में माइकल एंजेलो क्या है? तो कंप्यूटर की दुनिया में माइकल एंजेलो वायरस है। क्या है? एक वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन का अनुपात कितना होना चाहिए? तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए भारत में वन का अनुपात होना चाहिए कितना? 31 से 34%। ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान कोशिका के कई कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को बोलते हैं हम विखंडन बोलते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कई कोशिकाओं, यानी मल्टीपल के लिए बोल रहा है, तो इसका आ जाएगा मल्टीपल विखंडन आ जाएगा। अगर एक कोशिका बोलता तो विखंडन हो जाता, बहुत सारी कोशिका बोल रहा था मल्टीपल विखंडन हो जाएगा। अगला आंसर इसका FFC का अर्थ क्या है? FFC का फुल फॉर्म क्या है? FFC की फुल फॉर्म होती है फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। FFC स्टैंड फॉर फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया आपको। इसका अर्थ है फिल्म वित्त निगम, हिंदी में इसको बोलते हैं। कॉरपोरेशन का मतलब हो गया निगम, फाइनेंस का मतलब होगा वित्त, और फिल्म का मतलब फिल्म वित्त निगम। भारत में 57 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है? तो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? हैंडलूम इंडस्ट्री, यानी हथकरघा उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, लघु उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्युतन नंबूदिरी को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, वह किस क्षेत्रीय भाषा के कवि है? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां किसको मिला है? अच्युतन नंबूदिरी को मिला है। और किस भाषा के कवि थे? वो थे मलयालम भाषा, जो केरल में चलती है। कहाँ है? केरल की भाषा है मलयालम, इसमें मेरे को इनमें मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फरवरी में सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा रैंक किए गए आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले के सबसे ऊपर रखा है? तो किस जिले को सबसे ऊपर रखा है? इसको रखा है चंदौली जिले को। कौन सा? चंदौली जिला। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में किसे समुद्री मार्ग से पहली बार पृथ्वी की यात्रा करने का श्रेय दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है समुद्री मार्ग से पृथ्वी का यात्रा करने का श्रेय? ऑप्शन नंबर बी फर्डिनेंड मैगलन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा समूह 17 का सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है? साइंस का क्वेश्चन आ गया, यानी कि वर्ग 17 का सबसे अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? आउट सारणी में आप देखोगे तो 17 वर्ग आएगा, लास्ट में आएगा 17 18, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। तो इस 17 ग्रुप में कौन सा सबसे अभिक्रियाशील तत्व है? वह है फ्लोरीन।
ऑप्शन नंबर बी, थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 से आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अब एक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारी जल परियोजना तलचर का प्रसिद्ध उद्योग है। तो भारी जल जिसे बोलते हैं D2O, इसका प्रसिद्ध उद्योग कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को सिनेमा का आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? मोशन पिक्चर का किसे दिया जाता है? इसमें दिया जाता है लुमेरे ब्रदर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लुमेरे ब्रदर्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है 64, तानिया सचदेव निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? तो तानिया सचदेव, एक क्वेश्चन जरूर पूछ जाएगा आपके एग्जाम में कि कौन किस खेल से संबंधित है। तो तानिया सचदेव है शतरंज से। कौन से खेल से संबंधित है? शतरंज। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा, शतरंज। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक आइडल का लेखक है? यानी आइडल पुस्तक किसने लिखी? रवि शास्त्री, हर्षा बोगले, सुनील गावस्कर, MS धोनी। तो आइडल का लेखक कौन है? सुनील गावस्कर है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना यानी CISF की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो CISF की स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च। तो CISF का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। मिनिस्टर कौन है इनके? अमित शाह है, जो गृह मंत्री है अपने। सौरमंडल में एक हरा ग्रह कौन सा है? तो हरा ग्रह कौन सा है? यूरेनस, अरुण ग्रह, हरा ग्रह, जिसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आकाशीय पिंडों को जो अध्ययन करते हैं उनको बोलता है एस्ट्रोनॉमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमी। नेक्स्ट है, नागोबा जतारा आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागोबा जतारा आदिवासी त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके किस क्षेत्र में मनाया जाता है भाई? नागोबा जतारा आदिवासी त्यौहार ये मनाया जाता है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, संविधान के अनुच्छेद 17-18 प्रदान करते हैं। कौन सा करते हैं? धार्मिक समानता, संविधान अनुच्छेद 17-18 सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता और धार्मिक समानता। तो 17-18 करते हैं सामाजिक समानता। ठीक, अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके। तो संविधान का अनुच्छेद 17-18 प्रदान करते हैं सामाजिक समानता। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में भारत की रैंक क्या है? करंट का क्वेश्चन है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 83। नेक्स्ट, इसरो की योजना द्वारा भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का है। मतलब कि भारत खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष के अंदर स्टेशन कब तक स्थापित करने की करेगा, लक्ष्य है स्थापित करने का, वह है 2030 तक। 2030 तक भारत भी अपना एक स्टेशन स्थापित करेगा अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किसे तोता हिंद का कहा गया? तोता हिंद के नाम किसे जानता है? अमीर खुसरो का नाम जाना जाता है, तोता हिंद अमीर खुसरो। अब जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे आपको लास्ट के अंदर। निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत का नृत्य शैली है? दक्षिण भारत का नृत्य शैली कौन सा है? कथकली, कथक, ओडिसी, मणिपुरी। तो दक्षिणी भारत का कौन सा है? कथकली है, क्योंकि केरल के अंदर आएगा। तो लास्ट में होता है केरल, कथकली।
कथक उत्तर प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुरी है। तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का है, दक्षिण भारत का नृत्य शैली हो जाएगा कथकली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आ रहा है, टेलीकॉम कंपनी सैमसंग, सैमसंग जो आप यूज करते हो मोबाइल टेलीविज़न जो पे आते हैं, सैमसंग की कंपनी किस देश की है? तो सैमसंग है जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, फिनलैंड। तो सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया। कहाँ की है? साउथ कोरिया की। अगला क्वेश्चन है, पपीते का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरक्सिंथिन, कैरोटेनॉइड या लाइकोपीन। तो पपीते का पीला रंग होता है कैरक्सिंथिन और कैरोटेनॉइड दोनों जो होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन है, फिल्म और टीवी संस्थान भारत में स्थित है। तो फिल्म टीवी संस्थान भारत में स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है? तो महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के लिए कितनी राशि दी जाती है? 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपये दी जाती है। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? सबसे कम उम्र की पूछ रहा है, सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा किरण देसाई, जिनको 2006 में मिला था। कब मिला था? 2006 में मिला था किरण देसाई जी को मैन बुकर पुरस्कार। 2006 के लिए मैन पुरस्कार विजेता किरण देसाई का द इनहेरेंटेंस ऑफ लॉज है, इसके लिए मिला था इनको। निम्नलिखित में कौन सा टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक है? तो टेस्ट ऑफ माई लाइफ की पुस्तक के लेखक कौन है? टेस्ट ऑफ माई लाइफ की पुस्तक के लेखक हैं आपके युवराज सिंह। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में कौन से अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक नहीं है? इंग्लिश का प्रसिद्ध लेखक नहीं है। चेतन भगत, नामवर सिंह, रस्किन बॉन्ड, अनीता देसाई। तो अंग्रेजी का प्रसिद्ध लेखक नहीं है, कौन सा नहीं है? नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नामवर सिंह। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं है? तो कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो देखो, चेचक वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है, लेकिन हैजा जीवाणु जनित रोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैजा वायरस जनित रोग, हैजा वायरस जनित रोग नहीं है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो एलपीजी का प्रमुख घटक कौन सा है? एलपीजी का प्रमुख घटक है ब्यूटेन। अगला आ रहा है, क्रियाशील समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो उनको जाना जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ रहा है 85 नंबर का क्वेश्चन है। अब तो थोड़े से क्वेश्चन और बचे, होने वाले हैं 100 क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स का मुख्यालय है शंघाई, चीन में। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संदर्भ है। ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संदर्भ किससे है? ग्रामीण विद्युतीकरण से। किससे? ग्रामीण विद्युतीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? एग्रीकल्चर ग्रोथ यानी कृषि का विकास करना था। फर्स्ट प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ये था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डे का विकास, हवाई अड्डे को किस हवाई अड्डे के नाम दिया गया? तो पंडित दीनदयाल हवाई अड्डे को किस हवाई अड्डे का नाम दिया गया था? वो था आगरा हवाई अड्डा। कौन सा था? आगरा। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। ठीक है, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया? तो भारत के वैज्ञानिकों ने कौन सा विकसित किया था? इन्होंने किया था परम 8000। अगला क्वेश्चन है डेट्रॉइट निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट किस उद्योग से संबंधित है? ये आपके ऑटोमोबाइल्स हैं। नाइन्टी वन, भुगतान के प्रतिकूल संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो पेमेंट की प्रॉब्लम कब आती है? जब अपने पास बैलेंस कम हो। तो बैलेंस कब कब होगा? जब हम खरीद तो खूब रहे हैं लेकिन अपने पास इंपोर्ट तो खूब कर रहे हैं हम, खरीद तो खूब रहे हैं बिक्री कम हो रही है अपनी। तो उस स्थिति में आ जाएगा तो आ जाएगा आयात मैक्सिमम होगा और निर्यात कम होगा, तभी तो हमें भुगतान के प्रतिकूल संतुलन की समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, पेमेंट की प्रॉब्लम कब होगी? तभी तो होगी। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? तो पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई? अप्रैल 1952। ऑप्शन नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान पर सबसे प्रभावशाली माना जाता है? यानी भारत का संविधान बना तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट किसका रोल है? उसका है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है 94, राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र को किससे संबोधित करते हैं? और राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किससे संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? वो था पल्लव वंश। कौन सा वंश था? पल्लव वंश। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? तो किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? कौन सा आंदोलन किया था? उन्होंने अफ्रीका से आए थे। अफ्रीका आने के बाद उन्होंने कौन सा आंदोलन किया था? चंपारण आंदोलन। कहाँ किया गया था? बिहार है, तो चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो कौन सा सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की। 98, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में किसे ब्रिटिश प्रशासन के दौरान डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति शुरू की? तो किसने की थी? यानी इसको बोलते हैं हड़प नीति। हड़प नीति बोलते हैं। ठीक, यानी राज्यों का हड़प लिया था। किसने हड़प लिया था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? तो पानी का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक क्या खाया जाएगा? उसको खाया जाएगा हाइड्रोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर 4। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 100,
किसी भी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर नहीं करता? ग्रह का त्रिज्या, ग्रह का द्रव्यमान, घनत्व, वस्तु का द्रव्यमान। तो इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। देखो क्या होता है आपका जो गुरुत्वाकर्षण का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है एफ। जैसे मान लो कि एक ग्रह ले लेते, एक वस्तु ले लेते, ठीक है। तो ग्रह का द्रव्यमान मान लो आप कैपिटल एम, और जैसे पृथ्वी ले ली, एक पृथ्वी और एक वस्तु, इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसको निकालना है। कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, ये हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। तो इनके बीच का जो फॉर्मूला होता है कैपिटल जी, कैपिटल एम, यानी क्या हो जाएगा? एक मिनट, देखो कैपिटल एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा? कैपिटल जी, कैपिटल एम और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम अपॉन त्रिज्या, ग्रह की त्रिज्या आर स्क्वायर। ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है। अब भी पूछ रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करता, तो ये देखते हैं। अब देखो एफ इजिकल टू क्या होता है? एक फॉर्मूला और होता है अपने पास, एफ इजिकल टू स्मॉल एम जी होता है ना, बाहर का फॉर्मूला, एफ इजिकल टू एम जी। तो यहाँ एफ की जगह मैं रख दूंगा इसको, ठीक है। यानी एफ की जगह मेरा क्या रख दूंगा? एम जी रख दूंगा, एम जी। अब देखो एम से एम कट जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट जाएगा। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है जी, किस पर निर्भर कर रहा है? ये कर रहा है एक तो ग्रह की त्रिज्या पर कर रहा है, ग्रह के द्रव्यमान पर कर रहा है, ठीक है। वस्तु के द्रव्यमान निर्भर नहीं कर रहा है। तो ये तो पूछ रहा है किस पर निर्भर नहीं करता, तो वो नहीं करता वस्तु के द्रव्यमान पर, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, तो 100 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप कमेंट में बताइए कितने क्वेश्चन सही किए आपने, और आपको सेशन कैसा लगा।